राहीला, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बर्थडे में ज़रूर आऊँगी। अभी तो पूरा एक हफ्ता रहता है। तुम क्यों अभी से इतना परेशान हो रही हो? और तुम तैयारियों की भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी। बस तुम ये बताओ कि फाइनल डेट क्या है। मेरी दोस्त राहीला मेरे घर पे आई हुई थी। दिसंबर के आखिर में उसकी बर्थडे थी और वो सोच रही थी कि इस बार सेलिब्रेशन का एहतमाम ज़्यादा किया जाए। वो मुझसे मशवरा लेने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यार सुंदर, बर्थडे तो 28 को है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि डेट आगे पीछे कर लूँ। इससे कोई मसला तो नहीं होता। मैं इसलिए आगे पीछे करना चाहती हूँ ताकि संडे का दिन हो और मेरी तमाम दोस्तें आ सकें। तुम्हें तो पता है कि हर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है और फिर फैमिली में जो कजन्स हैं वो भी अपने कामों में बिजी होते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इतवार के दिन रख लूँ। राहीला की बात सुन के मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, इसमें कोई कबाहत नहीं, डेट आगे पीछे कर सकते हैं। तो बस फाइनल हुआ कि इतवार के दिन तुम्हारी बर्थडे होगी। उस दिन डेट तो 30 बन रही है। कोई बात नहीं, हम दोनों अब बर्थडे के बारे में मजीद बातें करने लगे। अब फिर आखिर में उसने जाते हुए बस इतना ही कहा कि मैंने सुबह सवेरे उसके घर पहुंचना है। हालांकि बर्थडे शाम में होनी थी। मैंने भी उसे कह दिया ठीक है, मैं सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगी। हालांकि मेरे टेस्ट चल रहे थे। मैं हर रोज़ यही सोचती कि कल पढ़ाई करूंगी और अब तो टेस्ट सर पे आ गए थे। यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता था, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली कि मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगी। लेकिन घर पे बैठ के भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और अब तो बर्थडे आने वाली थी। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज जुम्मे का दिन था, ये इतवार नहीं अगले इतवार मेरी सबसे प्यारी दोस्त राहीला की बर्थडे थी। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी थी और गिफ्ट भी लेना था। मैंने सोचा कि हफ्ते के दिन जाके पॉलर से अपना फेशियल वगैरह करवा के आऊँगी और फिर आते हुए गिफ्ट भी लेती आऊँगी। राहीला अपने घर चली गई थी। दोपहर का वक्त था, मैं अपने कमरे में बैठी थी। ना चाहते हुए भी मैंने किताबें उठा ली, क्योंकि पढ़ाई तो मुझे करनी ही थी। लेकिन क्या करती, पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा था। मैं ज़बरदस्ती किताबें खोले बैठी थी। मैं हर किताब को देख रही थी। किसी का सफ़ा इधर पलटती तो किसी का उधर। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ना जाने मुझे कुछ दिनों से अजीब सा हो रहा था। पढ़ने को दिल ही नहीं जा रहा था। अब यूं ही बैठे बैठे 5 बज गए तो मैं शाम की चाय पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरा कमरा ऊपर था, इसीलिए मैं सीढ़ियाँ उतर के अब नीचे आ चुकी थी। अम्मी अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। मुझे देख के अम्मी कहने लगी कि हो गई तुम्हारी सुबह। अम्मी ने तंज के साथ कहा था, क्योंकि मैं सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। नाश्ता भी मैंने कमरे में ही किया था। मैंने अम्मी की बात का जवाब न दिया और उनके साथ जाके सोफे पे बैठ गई। तो मुलाजिमा उसी वक्त मेरे लिए चाय डालने लगी। अब्बा भी आज ऑफिस नहीं गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अम्मा अब्बा दोनों ही ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। भैया भाभी तो हनीमून के लिए गए हुए थे। हालांकि उनकी शादी को 2 माह से ऊपर का अरसा हो गया और वो अब हनीमून मनाने के लिए नारायण कागान गए थे। चाय पीने के बाद मैं दोबारा से अपने कमरे की तरफ आने लगी तो अब्बा ने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया। वो मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे। उनके कहने पर मुझे भी रुकना ही पड़ा। हालांकि मेरा नीचे बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। भैया भाभी हनीमून के लिए गए थे, इसलिए मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मैं उनसे जेलसी फील नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब से वो गए थे तो मेरा दिल चाहता था कि मैं भी ऐसे ही जाऊं। हालांकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं किसके साथ जाती। अब्बा के कहने पे मैं रुक गई। अब्बा ने कहा, बेटा तुम्हारे टेस्ट कैसे जा रहे हैं? तो मेरी बोलती बंद हो गई। 2 टेस्ट मैं दे चुकी थी, बाकी 4 रहते थे। 2 बहुत बुरे हुए थे, बाकी 4 की भी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अब्बा से कह दिया कि अब्बा सब कुछ ठीक जा रहा है, आप फिक्र ना करें। मैं हमेशा हर किसी को फिक्र न करने का कहती और खुद हर चीज़ की टेंशन ले लेती। मेरी बात पे अम्मा अब्बा मुस्कुराने लगे और फिर मुझे अपने कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गई। सर्दी बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने अलमारी से शॉल निकाली और अपने गिर्द लपेट लिया, फिर कंबल में छुप के बैठ गई। मैंने मोबाइल उठाया हुआ था। मैं मोबाइल पर राहीला से बात कर रही थी। उससे कहा था कि वो घर जाके कुछ और बातें भी डिस्कस करेगी। अब हम मैसेज पे एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर बात करते करते 2-2.5 घंटे यूं ही गुजर गए। मैं मोबाइल स्क्रीन देख देख के थक चुकी थी। इससे पहले कि मैं मोबाइल रखती, उसी वक्त ही व्हाट्सएप पे भैया के नाम से मैसेज जगमगाने लगे। मैंने व्हाट्सएप खोला तो बहुत सी तस्वीरें आई हुई थी। भैया भाभी एक साथ थे, वो एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पर कमरे में कैद थी। हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। भाभी ने भैया के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। किसी तस्वीर में वो दोनों खड़े थे तो किसी में बैठे थे, किसी में खाना खा रहे थे। दोनों ने लॉन्ग कोट पहन रखे थे। कर्ज के उनके चेहरों से लग रहा था कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हों। उस मकाम पे मुझे उनसे जेलसी फील होने लगी। दिल चाह रहा था कि उनकी तस्वीरों को डिलीट कर दूं।
मैं ये नहीं चाहती थी कि वो ये सब ना करें, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं भी ये सब करूं, और अभी तक मेरा ये सब करने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। अभी तो अम्मी अब्बू ने मुझसे ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी, इसके बाद भी मैंने दूसरी डिग्रीज करनी थी। भाई ने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद शादी की। उनकी शादी को 2 से ढाई माह ही हुए थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ। और फिर आखिरकार ये दिन भी गुजर गया, अगला दिन भी आ गया। मैं सुबह सवेरे तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल आई। मैं अपनी ही गाड़ी में आई थी। मेरे पास दुनिया जहाँ की हर नेमत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मुझे कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा था। और ये पिछले 2-3 महीने से हो रहा था, जब से भैया की शादी हुई थी, क्योंकि वो और भाभी हमेशा मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। तो मुझे भी ये महसूस होता था कि मेरे साथ भी ये होना चाहिए। और फिर आखिरकार ये मसरूफ़ियत भरा दिन भी गुजर गया। मैंने आज खूब पढ़ाई की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैंने इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी ना की तो फिर मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। इंग्लिश में तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक थी। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार जुमे का दिन भी आ गया। जुमे का दिन था, मैं जुमे की नमाज अदा करके अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की मैंने खोल रखी थी, वहीं से धूप अंदर आ रही थी। मैं बाहर नहीं निकल रही थी। अम्मा अब्बा भी मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती। तो मैं उनसे यही कहती थी कि मैंने टेस्ट की तैयारी करनी होती है, और अब तो मैं आखिरी टेस्ट भी दे के आ चुकी थी। मैं दोपहर 12 बजे ही वापस आई, लेकिन फिर भी अब तक मैं कमरे में ही बैठी थी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने मोबाइल उठाया और राहीला को कॉल लगा दी, ताकि उससे पूछ सकूं कि उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मैंने उसे कॉल लगाई तो वो मुझसे नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि तुमने तो दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया, कम से कम तुम यही पूछ लेती कि कोई काम तो नहीं करवाना। वो मुझ पर भड़क उठी थी। हम दोनों ही ऐसी थी, हम दोनों एक दूसरे पे हक जताती थीं। उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने दोबारा उसे कोई कॉल या मैसेज नहीं किया था। मैं तो भाई और भाभी की तस्वीरें देख देख के खोई खोई सी रहती थी। वो हर रोज़ कोई नई तस्वीर भेज देते। वो अभी तक वापस भी नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी 5-6 दिन उन्होंने वहीं पे रुकना है। वो सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बारी बारी जा रहे थे और हर जगह की तस्वीर भेजना वो बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। राहीला ने मुझसे कहा, तुमने कल ज़रूर आना है, कल हम ड्राइंग रूम को सजाएंगे। तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो कौन मेरी मदद करवाएगा। वो कह रही थी कि मैंने कल उसके घर आना है, हालांकि मैंने तो सोच रखा था कि कल मैं पॉलर जाऊंगी, इसके बाद उसके लिए गिफ्ट भी लूंगी। इसलिए मैंने राहीला से कह दिया, तुम फिक्र ना करो, हम इतवार के दिन सुबह सवेरे ही सारी डेकोरेशन कर लेंगे, तुम हफ्ते के दिन ना करो, इस तरह हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो वो भी मान गई और आखिर हफ्ते का दिन भी आ गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और फिर नहा धो के बाल खुश्क करने के लिए धूप में आके बैठ गई। हालांकि मेरे पास ड्रायर भी था, लेकिन नहाने की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं लॉन में आके बैठ गई। तो उसी वक्त मुलाजिमा ने कॉफ़ी ला दी। बस ये कह के गई थी कि जब मैं नहा के वापस आऊँ तो मुझे कॉफ़ी चाहिए होगी। हमारा घर बहुत बड़ा था, 2-3 मुलाजमाएँ भी थीं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे किसी चीज़ में खुशी या सुकून नहीं मिल रहा था। और ये सब कुछ 2 माह से ही शुरू हुआ था। पहले मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती थी, ज़िंदगी में कोई फ़िक्र नहीं थी। अब भी कोई फ़िक्र नहीं थी। समझ नहीं आती थी कि आखिर किस चीज़ की कमी है। शायद मैं अभी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। और फिर दिन 1 बजे मैं तैयार होके गाड़ी में घर से बाहर निकल गई। मैं खुद ही ड्राइव करती थी। वैसे तो ड्राइवर भी मौजूद था, मगर मुझे ड्राइवर के साथ जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं यूनिवर्सिटी भी खुद ही जाती थी और अब भी पॉलर के लिए खुद ही निकल आई थी। पहले मैंने सोचा कि पॉलर चली जाती हूँ और इसके बाद ही गिफ्ट लेके घर आ जाऊँगी। मैंने शहर के सबसे बड़े पॉलर का इंतखाब किया था। वहाँ पर मैं पहली मर्तबा जा रही थी। मेरी दोस्तों ने वहाँ की सर्विसेज की तारीफ़ की थी, इसीलिए ही मैंने द शाइन पॉलर का इंतखाब किया। मैं नहीं जानती थी कि एक मर्तबा जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो हमेशा मैं वहीं पे ही जाऊँगी। सबसे पहले जाकर मैंने अपनी अर्जेंट बुकिंग करवाई। मुझे यहीं पे आके पता लगा कि यहाँ पे बुकिंग 1-2 दिन पहले ही करवानी पड़ती है। मैंने ज़्यादा पैसे दे के 2 घंटे बाद के बुकिंग करवा ली और बुकिंग करवाने के बाद मैं एक तरफ बड़े सोफ़े पे बैठ गई, मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और फिर वहीं पे बैठे बैठे मेरा नंबर भी आ गया। बुकिंग टाइम हो गया। मैं इधर उधर देख रही थी कि मुझे किस तरफ जाना है। पॉलर बहुत बड़ा था और था भी साफ़ सुथरा। मैं वहीं पे बैठी यही सोच रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने यूनिफॉर्म पहना था, शायद वो भी यहीं पे काम करती थी, मेरी तरफ आने लगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देख के मैं दंग रह गई। हालांकि मैं भी एक लड़की थी, मैं भी खूबसूरत थी। मेरे ख़ानदान वाले भी कहते थे कि आसिया की बेटी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो लड़की मुझे दिल से अच्छी लगी। उसे देख के मैं खड़ी हो गई तो वो मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगी। मैंने उसे अपना नाम बताया और बताया कि मेरा टाइम हो गया है, मुझे किस तरफ जाना है। तो वो कहने लगी कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपका काम कर देती हूँ।
آپ نے کیا کروانا ہے؟ اس کی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کی آواز اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اور پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں پر دیوار پہ شیشے لگے ہوئے تھے اور ان کے سامنے آرام دہ کرسیاں پڑی تھیں۔ میں بھی ان میں سے ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ باقی تمام لوگ اپنی سروسز لے کے جا چکے ہیں، بس آپ ہی رہتی ہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کیا کروانا ہے؟ وہ مجھ سے بڑے پیار محبت سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک تو میں نے فیشل وغیرہ کروانا ہے اور اس کے بعد میں نے مساج بھی کروانا ہے۔ کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ جسم میں درد ہو رہا ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے دونوں کام کر دیتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ پہلے فیشل کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے فیشل کر لیتے ہیں، اس کے بعد مساج کر لیں گے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، چاہے آپ پہلے جو بھی کریں۔ میں آرام دہ کرسی کے ساتھ اپنا سر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ میرے چہرے پہ کچھ لگا رہی تھی اور پھر کچھ لگانے کے بعد اس نے فیشل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کی نازک انگلیاں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا، سکون مل رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر 15-20 منٹ بعد اس نے میرے چہرے کو اچھے طریقے سے صاف کیا اور جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو واقعی میں بہت زیادہ اثر آیا تھا۔ میری رنگت پہلے بھی صاف تھی لیکن اب نکھری نکھری اور چمکدار لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ میم، آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ وہ بڑی ہی نفیس تھی، بولتی بھی بڑے آرام سے تھی اور خوبصورتی تو بس اسی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بالکل سیدھی ہو کے بیٹھ جائیں، میں آپ کا مساج کر دیتی ہوں۔ آپ بتائیں آپ کو کس طرح کا مساج چاہیے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے کیا بتاؤں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مساج کیوں اور کہاں کروایا جاتا ہے۔ مجھے تو بس تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا۔ اس نے اپنا نام سونیا بتایا۔ میں نے اس سے کہا سونیا، جیسا تمہارا دل کرے تو میرا مساج کر دو، بس میری تھکاوٹ دور ہو جانی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کا مساج کر دیتی ہوں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے ساتھ بڑی فرینک ہو گئی، شاید وہ اخلاق کی اچھی تھی، اسی لیے ہی میں اس کے ساتھ جلدی گھل مل گئی۔ اور پھر اس نے مساج شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ میری گردن کے ارد گرد تھے۔ میرے جسم پہ کپڑے تو موجود تھے لیکن اس کے ہاتھ کپڑوں کے اندر تھے۔ میرے کندھوں کو دبا رہی تھی، اس نے ہاتھوں پہ کچھ لگایا بھی تھا، شاید کوئی آئل وغیرہ تھا۔ مجھے بڑا سکون مل رہا تھا، بڑے اچھے سے مساج کر رہی تھی۔ پہلے اس نے میری گردن کا مساج کیا اور اس کے بعد کندھوں کا مساج کرنے لگی اور پھر کندھوں سے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پھسلنے لگے جو پہلے کمر تک گئے اور پھر آگے کی طرف آ گئے۔ اب وہ آگے سے مساج کر رہی تھی، مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے، جو بھی تھا وہ سب مجھے سکون دے رہا تھا۔ اس کی انگلی کے پور مجھے اپنے جسم پہ محسوس ہو رہے تھے، مجھے بڑا سکون مل رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ٹھنڈی سانس خارج کر رہی تھی۔ وہ مساج کرتی جا رہی تھی اور مجھے سکون ملتا جا رہا تھا۔ پھر جب اس کے ہاتھ رکے تو میں نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ سونیا پلیز میرا تھوڑا سا مساج اور کر دو، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی میم، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے جو مساج سلیکٹ کیا تھا اس میں 15-20 منٹ ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ بڑے والا مساج سلیکٹ کرتی تو شاید میں مزید کر دیتی، لیکن اب میں نہیں کر سکتی، یہ پارلر کے رولز کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ روک لیا اور ہاتھ دھو کے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پلیز دوبارہ سے میرا مساج کر دو، میں دوبارہ مساج لینا چاہتی ہوں۔ میرے کہنے پہ وہ مسکراتے ہوئے بولی لگتا ہے آپ کو میرا مساج بڑا اچھا لگا ہے۔ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، میری بولتی بند ہو گئی۔ میں نے بس سر ہی ہلایا تھا، حالانکہ میں بولنے کی بڑی ہی شوقین تھی، مگر اب میں زیادہ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو دوسرا مساج لینا ہے تو آپ کو 2-3 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا۔ اب 3 ہو چکے ہیں اور 3 بجے کی اپوائنٹمنٹ پہلے ہی تھی۔ میں نے کسی اور کا فیشل اور مساج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ مساج لینا ہے تو آپ کو 5 بجے تک انتظار کرنا ہوگا، یا پھر آپ دوبارہ کبھی آ جائیے گا۔ اس کی بات سن کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اب دوبارہ کروانا چاہ رہی تھی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ انتظار تو میں نہیں کر سکتی تھی، 3 تو پہلے ہی ہو چکے تھے اور پھر اوپر سے 2 گھنٹے انتظار جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہی ہوں، میں پھر کبھی آؤں گی اور تم سے اپنا مساج کراؤں گی۔ اسے کہا جب بھی آپ اپنی بکنگ کروائیں تو ساتھ میں میرا نام لکھوا دیجیے گا، تو میں ہی آپ کا مساج کروں گی۔ اور پھر میں پیمنٹ کرنے کے بعد پارلر سے نکل آئی۔ میں بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند لی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس یہیں پہ سو جاؤں۔ دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا مساج کیا کہ میری روح میں خوشی اتر گئی، حالانکہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ اور پھر بڑی مشکل سے میں نے ڈرائیونگ کی اور مال پہنچ گئی۔ وہاں سے میں نے راحیلہ کے لیے ایک ڈریس خریدا جو مجھے آن لائن دکھائی دیا تھا۔ میں نے وہ ڈریس خرید لیا اور اس کی میچنگ جویلری اور شوز وغیرہ بھی خریدے۔
मैंने सोचा कि उससे कहूँगी कि यही अपनी बर्थडे पे पहन ले। और फिर शॉपिंग करने के बाद मैं शाम के करीब ही घर पहुँची। शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं घर पहुँची तो अम्मी मुझसे नाराज़ होने लगी कि तुम क्यों इतना ज़्यादा वक्त लगा के आई हो। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं पार्लर भी जाऊँगी और वहाँ पे मसाज भी कराऊँगी। मैंने उनसे कहा था कि अम्मी मैं पार्लर गई थी, मुझे फेशियल करवाना था, इसलिए टाइम लग गया। मैंने अम्मी से मसाज का नहीं कहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी से मसाज का कहूँगी तो मेरा मजाक बनाएंगे कि मुझे एक लड़की ने मसाज किया। और फिर भी मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला है। मुझे लग रहा था कि मैं ही अजीब सोच रही हूँ, इसलिए मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था। हालांकि रास्ते में रहीला की कॉल भी आई थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उससे हर बात शेयर किया करती थी, लेकिन इस बार मैंने ये बात उससे भी छुपा ली और अब अम्मी को भी नहीं बताई थी। और फिर आखिरकार मैं राहीला के लिए की गई शॉपिंग का सामान लेके अपने कमरे में पहुंच गई। मैंने वो सारा सामान एक तरफ रखा और बेड पे दराज हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मसाज करवाने के बाद इतना सुकून मिल रहा था, दिल चाह रहा था कि बस सो जाऊं। ना जाने उस लड़की के हाथों में ऐसा कौन सा जादू था, उससे तो मुझे अपना गर्विदा बना लिया। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था, जैसा भी हो रहा था, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। बड़ी जल्दी मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा कि खुद ही जाके किचन से खाना ले आती हूँ। मैंने अपने कमरे से निकल के नीचे आ रही थी। हर तरफ अंधेरा था। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा था जिसकी रोशनी से मुझे रास्ता दिखाई दे रहा था। अब फिर ड्राइंग रूम में पहुंच के मैंने ड्राइंग रूम की लाइट्स ऑन कर दी। इससे पहले कि मैं किचन की तरफ जाती अचानक से मैंने देखा कि कोई ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसी वक्त ही मेरी चीख निकल गई। इससे पहले कि मैं बेहोश होती अचानक से भैया ने आवाज़ दी कि सुंदस हम हैं। भैया भाभी आ गए थे। उनकी आवाज़ सुन के मैं दौड़ के उनकी तरफ पहुंच गई। दरअसल मैंने आधी लाइट्स ऑन की थी, ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास वाली लाइट ऑन नहीं की थी, और जब वो अंदर आए तो मुझे दिखाई नहीं दिया कि आखिर अंदर कौन आया। मैंने तो समझा कि कोई चोर वगैरह आ रहा है। मैं भैया भाभी के पास आ गई थी। भैया भाभी से मिलने के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बस अम्मी अब्बू ही जल्दी सो गए थे और मैं तो अभी भी सो के उठी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। भाभी भैया से चिपक के बैठी थी और उनसे कह रही थी कि इसे बताए ना कि हमें कितना मज़ा आया। भाभी की इस तरह की बातों से मुझे उलझन हो रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी इस लड़की के पास पहुंच जाऊं और उससे कहूं कि वो मेरा फिर से मसाज कर दे, क्योंकि और कुछ तो मुझे मुयस्सर नहीं था। भैया भाभी के साथ बातें करने के बाद मैं किचन में आ गई। वो लोग अपने कमरे में चले गए। उन्होंने हमें सरप्राइज़ देना था, लेकिन मुझे उठा हुआ पाके उनका सारा सरप्राइज़ वहीं पर ख़राब हो गया। मैं किचन में आई और फ्रिज से फ्रोज़न आइटम निकाल के उन्हें प्लेट में रखा और फिर ओवन में रख दिया। फिर 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ गर्म करके अपने कमरे में पहुंच गई। मैं साथ में कॉफ़ी भी बना लाई थी। मैं जानती थी कि अब मुझे नींद तो नहीं आएगी, मैं इतना ज़्यादा सो चुकी थी। मैंने लैपटॉप पे भैया भाभी की शादी की मूवी लगा ली और साथ में मैं खाना भी खा रही थी। कॉफ़ी को मैंने प्लेट के साथ कवर करके रख दिया और फिर खाना खाने के बाद मैं कॉफ़ी पीने लगी। रात के 12 बजे तक मैं अकेली ही पार्टी करती रही और फिर मैं सब सामान समेट के दोबारा से सो गई। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन सोना तो था। आखिर में सारी रात कहाँ जाती। मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा था और मुझे पार्लर से वापसी पे सोना नहीं चाहिए था। अगर मैं उस वक्त जाग लेती तो अब मुझे सुकून की नींद आती, लेकिन उस वक्त तो मैं नींद से बेहोश हो रही थी। ना जाने उसके मसाज में ऐसा कौन सा नशा था कि बड़ी जल्दी ही मुझे नींद आ गई। अब यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे खुद पे बड़ा गुस्सा आया। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे पहुंची। मैंने राहीला के लिए लिया गया सारा सामान भी उठा लिया। अम्मी कह रही थी कि नाश्ता करके जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, अगर मुझे ज़रा भी देर हुई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती। मैंने उसे कहा था मैं 10 बजे तक उसके घर आ जाऊंगी, और अब 10:30 तक मैं अपने घर पे खड़ी थी। फिर मैं गाड़ी में बैठ के 15 मिनट के अंदर ही उसके घर पहुंच गई। वो और उसकी अम्मी कामों में लगे थे। मुलाजमा भी उनके साथ थी, लेकिन राहीला को पसंद नहीं था कि वो मुलाजमा से अपने खास इवेंट के लिए कोई तैयारियां करवाए, इसलिए वो खुद लगी हुई थी। मुझे देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने वो सारा सामान उसे थमाया तो वो हंसने लगी और कहने लगी, ये क्या, केक कटिंग से पहले ही तुमने मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया? तो मैंने उससे कहा, हाँ मेरी मजबूरी है, मैं चाहती हूँ तुम यही ड्रेस अपनी बर्थडे पे पहनो। तो वो मुस्कुराते हुए मेरे गले से लग गई। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज तो वैसे भी मुझे फ्रेश फीलिंग आ रही थी, और ये सब मसाज की वजह से ही था। इसलिए मैंने सोच लिया कि 1-2 दिन बाद मैं दोबारा से वहीं पे मसाज करवाने के लिए जाऊंगी। अगर उस मसाज से मुझे इतना सुकून मिल रहा था तो वो सुकून मैं हर रोज़ लेना चाहती थी। फिर मैंने वहीं पे ही नाश्ता किया।
राहीला और मैंने मिलकर नाश्ता किया था और मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसके शेफ़ ने नाश्ते में बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाए थे। नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी था और मैंने डट के नाश्ता किया। इसके बाद हम कामों में लग गए और फिर 4 बजे मैं थक हार के गाड़ी में वापस घर आ गई। 7 बजे बर्थडे पे जाना था। मैं 3 घंटे पहले आई थी। आते साथ ही मैं कमर सीधी करने के लिए बेड पे दराज़ हो गई, लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सो गई तो फिर मैंने 8-9 बजे उठना है, और अगर ऐसा होता तो फिर राहीला मेरी जान ले लेती। मैं मछली की तरह तड़प रही थी। दिल चाह रहा था कि पार्लर चली जाऊं, लेकिन अभी पार्लर जाने का वक्त नहीं था और ना ही ज़रूरत। इसलिए मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करके चाय पीने के लिए नीचे पहुंच गई। मैंने मुलाजमा से कहा कि चाय मैं खुद बना लेती हूँ, तुम जाके मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं अभी अभी अलमारी से कपड़े बेड पे निकाल के आई थी। फिर मुलाजमा ने उन्हें प्रेस भी कर दिया और मैं चाय वगैरह पीने के बाद ऊपर आ गई। कपड़े उठा के फ़ौरन ही बाथरूम में घुस गई और फिर 15 मिनट के अंदर ही नहा धो के बाहर निकल आई। अब मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों को खुश्क कर रही थी। मेरे चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट और चमक थी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी और वैसे भी फेशियल वगैरह करवाया था, तो मेकअप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर भी हल्का फुल्का मेकअप किया, गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई क्योंकि फ्रॉक भी गुलाबी रंग का था, और इसके बाद अच्छे से तैयार होकर पर्स उठा के नीचे पहुंच गई। मुझे देख के अम्मी मेरी नज़र उतारने लगी और कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। अम्मी और भाभी ड्राइंग रूम में बैठी शाम की चाय पी रही थी। भाभी ने मुझसे कहा कि अगर वहाँ पे किसी लड़के ने नज़र भर के तुम्हें देख लिया तो फिर तो वो तुम पे फिदा हो जाएगा। वो मुझे छेड़ते हुए बोल रही थी और मुझे उनका ये छेड़ना अच्छा भी लगा था। और फिर मैं उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के बाद बाहर निकल आई। अम्मी ने कहा था कि मुझे आते हुए रात हो जाएगी, इसलिए मैं अकेली ना जाऊं बल्कि ड्राइवर को साथ ले जाऊं। मैं ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अंकल को साथ लेना ही पड़ा। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मोबाइल पर राहीला से बात कर रही थी। वो नाराज़ हो रही थी कि मैं अभी तक पहुंची क्यों नहीं। मैंने उससे कहा, बस मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, और आखिरकार मैं उसके घर पहुँच गई। मैं वहाँ पे पहुँची तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आई हुई थीं। ज़्यादातर उनकी फैमिली की थी। फ्रेंड्स ने अभी आना था। फ्रेंड्स में सबसे पहले मैं ही आई थी और वो बिला वजह ही मोबाइल पे मुझसे कह रही थी कि सब लोग आ चुके हैं सिवाय मेरे। और फिर पार्टी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सभी लड़कियाँ आ गईं। कुछ उसकी कॉलेज फ्रेंड्स थीं तो कुछ यूनिवर्सिटी की। उसने अपनी पिछली फ्रेंड्स को भी याद किया था। हालांकि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को भुला दिया था। सिर्फ राहीला के साथ ही मेरा राब्ता था, लेकिन उसने अपनी तमाम फ्रेंड्स को बुलाया था जो शुरू से उसके साथ पढ़ती आई थी। वैसे भी वो एक खुश इखलाक लड़की थी, हमेशा हर किसी के साथ इखलाक से बात करती थी, इसीलिए उसकी दोस्तें मुझसे कहीं ज़्यादा थीं, लेकिन मैं ही उसकी ख़ास दोस्त थी। हम दोनों दोस्ती के मामले में बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, लेकिन अब मेरी तवज्जो उससे हट के मरियम की तरफ जा रही थी, जिससे मैं सिर्फ एक मरतबा मिली और उसने मेरा ऐसा मसाज किया कि मैं उसकी दीवानी हो गई। फिर आखिरकार रात के 11:30 बजे बर्थडे का फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंच गया। राहीला ने मेरा दिया हुआ ब्लैक कलर का फैंसी ड्रेस पहना और साथ में ज्वेलरी भी वही पहनी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लड़कियां भी उससे पूछ रही थी कि ये ड्रेस कहाँ से लिया, तो उसने उनसे कहा कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। तो लड़कियां कहने लगी कि तुम्हारी दोस्त की पसंद बड़ी ही अच्छी है। सब लोग मेरी चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए तो मैंने ड्रेस खरीद के राहीला को दिया। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसे फैशन की सेंस नहीं है, इसीलिए ही मैंने वो ड्रेस खरीद के उसे दिया ताकि वो अपनी बर्थडे के दिन सबसे अच्छी लगे। और वाकई में वो सबसे अच्छी लग रही थी। फिर आखिरकार 12 बजे के करीब मैं घर पहुंच गई। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उड़ के उस पार्लर में चली जाऊं। अगर दिन होता तो शायद चली भी जाती, लेकिन अब मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कल छुट्टी करके पार्लर जाऊंगी, और फिर आखिरकार अगला दिन भी आ गया। मैं पार्लर पहुंच चुकी थी। मैंने मोबाइल पे ही अपनी बुकिंग करवा ली जो दिन 12 बजे की थी, लेकिन मैं 11:30 बजे पहुंच गई। मुझे मरियम कहीं पे भी दिखाई ना थी। मैंने एक लड़की से पूछा तो वो कहने लगी कि उसके घर पे कोई मसला था, इसलिए कॉल करके कहा है कि वो 2 बजे के बाद आएगी। उस लड़की की बात सुन के मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। मैं तो स्पेशल उसी से मसाज कराने आई थी, और अब वो लड़की कह रही थी कि अगर मुझे उससे मसाज कराना है तो मुझे 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं क्या करती, आखिर मुझे इंतज़ार करना ही पड़ा। वो 2 बजे आ गई। मुझे देख के मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या, आप तो आज ही आ गई, एक दिन पहले ही तो आपने सब कुछ करवाया था। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी निगाहें मुझे अपने जिस्म पे महसूस हो रही थी, और फिर वो मुझे उसी कमरे में ले गई। आज भी वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने भी उससे नहीं पूछा कि दूसरे लोग कहाँ हैं। शायद मसाज अलहदा-अलहदा किया जाता था। उसने मुझसे कहा मुझे क्या करवाना है, तो मैंने उससे कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जानती तो हो कि मुझे क्या करवाना है। मेरी बात पे वो मुस्कुराते हुए बोली कि ठीक है, मैं आधे घंटे वाला मसाज आपके लिए सिलेक्ट कर देती हूँ। और फिर वो मसाज करना शुरू हो गई।
मैंने और कुछ नहीं करवाना था, ना ही मैंने फेशियल करवाना था और ना ही कुछ और। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मसाज कराना था जिसके लिए मैं इतनी तड़प के आई थी। उसने मसाज करना शुरू कर दिया और उसने अपनी उँगलियों पे ऑयल लगाया और अब मेरे जिस्म पे अपने हाथ फेर रही थी। आज भी मैंने कपड़े पहन रखे थे। ये फुल बॉडी मसाज नहीं था, सिर्फ़ कंधों और गर्दन का ही मसाज था, मगर फिर भी वो थोड़ी नीचे चली जाती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा सुकून मिल जाता। आज भी उसने पहले की तरह अपने जादुई हाथों से मेरा मसाज किया और वो भी ज़्यादा टाइम के लिए। आखिरी 5 मिनट में मेरा दिल चाह रहा था कि उससे कहूँ कि रुके नहीं, बस करती जाए, लेकिन मैं जानती थी वो यही कहेगी, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरा आधा घंटा मसाज करवाया। इसके बाद मुझ पे गशी तारी होने लगी। दिल चाह रहा था कि यहीं पे सो जाऊँ, लेकिन मुझे वापस आना ही पड़ा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं हफ्ते में 2 बार मसाज करवाने के लिए ज़रूर जाती थी। मुझे वहाँ से मसाज कराते हुए 1.5 माह का अरसा हो गया। आज इतवार का दिन था और मैं मसाज करवाने के बाद वहीं पे बैठी थी। मैं अभी वहीं पे मेरे पास दूसरी कुर्सी पे बैठी थी। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर आपका दिल कर रहा है तो मैं घर पे भी सर्विस दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पार्लर की तरफ से नहीं आऊँगी, बल्कि मैं अपने घर से आऊँगी और उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। उससे तो मेरे दिल की बात की। मैं तो हर रोज़ ही करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे आने में मुश्किल होती थी। अब वो कह रही थी कि वो सर्विस देने के लिए मेरे घर पे भी आ सकती है, तो मुझे और क्या चाहिए था। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम जितने भी पैसे कहो कि मैं दे दूँगी, तुम एक दिन छोड़ के मेरे घर आ जाना। अब फिर मैं वहाँ से निकल आई। मैं उसे कह तो आई थी कि तुम कल नहीं परसों मेरे घर आना, लेकिन मुझे फ़िक्र भी हो रही थी कि जब वो मेरे घर आएगी तो अम्मी और भाभी क्या कहेंगी कि ये क्या बात हुई कि मैंने पार्लर वाले को घर पे बुला लिया, हालाँकि कोई फ़ंक्शन भी नहीं था जिसके लिए मैंने तैयार होना था। मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोच लिया कि जब वो घर पे आएगी तो मैं अम्मी और भाभी से कहूँगी कि वो मेरी दोस्त है, और फिर मैं उसे लेके कमरे में चली जाऊँगी। और वैसे भी जब मेरी दोस्तें आती थी तो अम्मी और भाभी मेरे कमरे में नहीं आती थी। मैं और रहीला अकेले ही बैठ के बातें करते रहते। इस बार भी मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मुझे झूठ ना बोलना पड़ा। जब मंगल का दिन आया तो अम्मी और भाभी का मार्केट जाने का प्लान बन गया। वो सुबह 10 बजे चली गई थी। मरियम ने 11 बजे आना था। मैंने उसे 10 बजे कॉल कर दी कि अगर तुम 11 बजे से पहले आ सकती हो तो आ जाओ, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी पार्लर में हूँ, यहाँ से 11 बजे के बाद ही निकल सकती हूँ। आप बताएं 11 बजे आना है या नहीं। उसे जैसे ही ये कहा तो मेरी सांसें रुकने लगी। मरियम, तुमने आना है, क्यों नहीं आना? मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो जल्दी आ जाओ। मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर जल्दी नहीं आ सकती तो फिर ना आओ। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी। मुलाज़िमा घर पे थी। मैंने मुलाज़िमा से उसके लिए 2-3 चीज़ें भी तैयार करवा ली और मुलाज़िमा से कह दिया कि जैसे ही मेरी दोस्त आए तो तुमने सारा सामान लेके मेरे कमरे में आ जाना है। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मरियम मेरे घर आई तो मैं उसे अपने कमरे में ले आई और फिर थोड़ी देर के लिए अंदर ही मुलाज़िमा तमाम सामान लेके मेरे कमरे में आ गई। घर पे कोई भी नहीं था सिवाय एक मुलाज़िमा के। भैया तो वैसे भी ऑफिस होते थे और अब्बा भी आज सुबह सवेरे ही ऑफिस चले गए थे। अम्मी और भाभी मार्केट चली गई थी। मैं घर पे अकेली थी और मेरे साथ थी मेरी वो मसीहा जो मुझे सुकून मुहैया करने के लिए आई हुई थी। वो कह रही थी कि तुमने बिला वजह ही इतना ज़्यादा एहतमाम किया है। मैं घर से नाश्ता करके आई थी, लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं, तुमने ये सब खाना है ताकि तुम्हें ताकत आ जाए और तुम मेरा अच्छे से मसाज करो। इस बात पे वो कह कहा लगा के हंसने लगी और फिर तन्हाई बातें ही उसने मेरा मसाज शुरू कर दिया। आज वो ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं कर रही। मैं एक औरत से सुकून ले रही थी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसके हाथ जैसे ही मेरे सीने तक पहुँचे तो मैंने एक झटके से उसके हाथ अपने आप से जुदा कर दिए। वो भी मेरी तरह बहकने लगी थी। शायद वो भी मेरी तरह जहनी बीमारी का शिकार थी। मेरे इस अमल पर वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी और फिर आगे बढ़ के दोबारा से मुझे छूने लगी। वो भी सब करने के लिए बेताब हो रही थी। इसी दौरान मुझे पता लगा कि हम दोनों ही ठीक नहीं कर रहे। वो भी मेरी तरह बहक गई और मैं भी भैया भाभी को देख देख के इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे ये सब एक लड़की से करवाना पड़ रहा है। वो आगे बढ़ने लगी तो मैंने उसे फिर से रोक दिया। बस मरियम, मुझे मसाज नहीं करवाना, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब प्लीज़ आइंदा यहाँ पे मत आना। मुझे थोड़ी देर पहले उससे कह रही थी कि तुम एक दिन छोड़ के मेरे घर पे आ जाना। अब मैंने उससे कह दिया कि तुमने फिर कभी भी नहीं आना। मेरी बात सुन के वो हक्का बक्का खड़ी थी और कह रही थी कि आखिर क्या मसला है। वो मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसे कुछ न बताया और बस इतना ही कहा, खुदा का वास्ता यहाँ से चली जाओ।
मुझे मज़ीद बर्बाद मत करो। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बर्बादी हो रही है और वाक़ई में ये एक बर्बादी ही थी। मैं अपने इक़दार को भूल रही थी। मैं एक लड़की थी और मैं अब एक लड़की से इस तरह का काम करवा रही थी कि मुझे सुकून मिल जाए। ये सरासर गलत था। मैंने उसे इतना ज़्यादा डाँट दिया कि वो नाराज़ होकर चली गई और कहने लगी कि मैं दोबारा कभी भी मसाज करने के लिए नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा, खुदा का वास्ता बस तुम यहाँ से चली जाओ, आइंदा कभी भी मत आना, बल्कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो चली गई और मैं रोते हुए अपने कमरे में बैठी थी। मैंने बेड के साथ टेक लगा रखा था। समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा क्यों रो रही हूँ। और फिर मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। अब मुझे अम्मी और भाभी के वापस आने का इंतज़ार था। और फिर जब दोपहर को वो वापस आए तो मैं अम्मी के कमरे में पहुँच गई और उनसे अपने दिल की बात कह दी। तो वो कहने लगी, बेटा मैं भी कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, अगर कोई पसंद नहीं है तो तुम्हारी अब्दुल्ला से शादी करा देती हूँ। मैंने अम्मी से ये नहीं कहा कि मैं शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैंने बस उनसे यही कहा कि मेरी अक्सर दोस्तों की शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि मुझे इस चीज़ का एहसास उस वक्त हुआ जब मरियम मेरा मसाज कर रही थी। मैं समझ गई थी कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो फिर क्यों मैं हराम में पड़ूँ। मैं भलाल तरीके से एक पार्टनर का इंतज़ाम कर रही थी। मैंने सोचा कि अम्मी से बात करना ही बेहतर है। छुप छुप के यूँ मसाज करवाने से अच्छा है कि बंदा मुंह पे ही अपनी ख्वाहिश के बारे में कह दे। मैंने अम्मी से कह दिया था कि मुझे कोई पसंद नहीं, आप करवा दें अब्दुल्ला से मेरी शादी। अब्दुल्ला मेरे मामू का बेटा था और उनका घर भी हमारे घर से करीब ही था। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरी अब्दुल्ला के साथ मंगनी हो गई। मामू मुमानी भी यही चाहते थे और अब्दुल्ला भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करता था। इस बात का पता मुझे उस दिन लगा जिस दिन वो मंगनी करने के लिए आए। सब बड़े एक तरफ बैठे थे, मैं और अब्दुल्ला दूसरे सोफे पे बैठे थे। मंगनी की रस्म हो चुकी थी। उस वक्त उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो कहने लगा, सुंदस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं अम्मी अब्बू से कह रहा था कि वो फुप्पो से तुम्हारे रिश्ते की बात करें, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि फुप्पो ने ही बात कर ली। मैं बस जल्द से जल्द तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता, मोहब्बत से चूर लहजे में कह रहा था। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी जल्दी ही रखी गई। 2 माह की बाद की तारीख रखी गई। ये ज़्यादा जल्दी तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ही था और आखिरकार ये 2 माह भी गुजर गए। अब्दुल्ला और मेरी शादी हो गई। वाकई में अब्दुल्ला मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अब मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। मेरा अपना शौहर मेरे पास था। ना ही अब मुझे किसी मसाज वाली लड़की की ज़रूरत थी और ना ही भैया भाभी से जेलस होने की ज़रूरत थी। मैं बड़ी देर से समझी थी, लेकिन फिर भी समझ गई थी कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि छुप छुप के ऐसे काम करने से बेहतर है कि बंदा अपने घर वालों से कह दे कि हमारी शादी करा दे। इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो हम छुप छुप के कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। अल्लाह ताला हर किसी को इस गुनाह से बचाए।